नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका वेलकम है। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, मतलब विसरण दाब न्यूनता। और आप विसरण दाब का मतलब तो जानते होंगे, किसी भी पदार्थ की विसरित होने की प्रकृति के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, विसरण दाब कहा जाता है। और वो उस पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की अगर सांद्रता ज़्यादा है उसका विसरण दाब ज़्यादा होगा, अगर सांद्रता कम है तो विसरण दाब कम हो जाएगा। तो इसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ये क्या होती है। तो आपको इन शब्दों के अर्थ से ही पता लग रहा होगा कि विसरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट ये होती क्या है। मतलब न्यूनता क्या हो रही है, विसरण दाब में न्यूनता, मतलब विसरण दाब में होने वाली कमी ही क्या कहलाती है, विसरण दाब न्यूनता कहलाती है। तो पहले हम इसके थोड़े से हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो हिस्ट्रिकल जो बैकग्राउंड है, जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या जो डीपीडी जो शब्द है, उस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह प्रयोग किया था मेयर द्वारा, और कब, 1938 में। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या विसरण दाब न्यूनता जो शब्द है, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर द्वारा 1938 में। मतलब 1938 में विसरण दाब न्यूनता शब्द का प्रयोग मेयर द्वारा किया गया। अब विसरण दाब क्या होता है, तो जो विसरण दाब होता है वह होता है किसी पदार्थ की विस्तृत होने की प्रकृति के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, हम विसरण दाब कहेंगे। मतलब किसी भी पदार्थ की विस्तृत होने की प्रकृति के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, विसरण दाब कहेंगे। अब इस विसरण दाब में जैसे जैसे कमी होती जाएगी, उस कमी के अंतर के फलस्वरूप क्या होगा, विसरण दाब न्यूनता उत्पन्न होगी। जिसे मान लिया जाए हमारे पास वो एक शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब जो ये शुद्ध विलायक है, अगर इसके डिफ्यूजन प्रेशर की हम बात करें या विसरण दाब की बात करें, तो विसरण दाब इसका क्या होगा, हाईएस्ट होगा। क्या होगा, हाईएस्ट होगा। इसके विलयन के कंपैरिजन में शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब होता है वह हाईएस्ट होता है, क्योंकि इसकी जो विसरण दाब न्यूनता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। अब 0 क्यों होती है यह भी हम यहाँ पर देखेंगे। शुद्ध विलायक का विसरण दाब कितना होगा, हाईएस्ट या मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे इस शुद्ध विलायक में क्या मिलाते जाएंगे, हम विलेय पदार्थ या सोल्यूट पार्टिकल्स मिलाते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो विलयन बनेगा या इस शुद्ध विलायक के विलयन में जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे, इस विलयन का जो विसरण दाब होगा उसमें क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे वैसे वैसे जो विलयन होगा उसके विसरण दाब में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और शुद्ध विलायक और इस विलयन में अगर अंतर को देखें, इनके विसरण दाब के अंतर को देखें, तो इस विसरण दाब में जो अंतर उत्पन्न हो रहा है किसकी उपस्थिति के कारण, विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण, तो इस अंतर को ही क्या कहते हैं, हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। क्योंकि विसरण दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और ये कमी किस पर होनी चाहिए, तो ये कमी होनी चाहिए एक निश्चित ताप व दाब पर। तो किसी शुद्ध विलायक में जब विलेय पदार्थ मिलाए जाते हैं तो बनने वाला जो विलयन है
उसके विसरण दाब में धीरे धीरे कमी होने लगती है। और ये कमी अगर एक निश्चित ताप और दाब पर हो रही है, इस विसरण दाब में होने वाली कमी को ही क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो विसरण दाब न्यूनता की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी शुद्ध विलायक तथा विलयन के विसरण दाब में एक निश्चित ताप और दाब पर अंतर को ही क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। दोबारा से सुनना, किसी शुद्ध विलायक तथा उसके विलयन के निश्चित ताप और दाब पर विसरण दाब में अंतर को ही क्या कहा जाता है? विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। और शुद्ध विलायक का जो विसरण दाब होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट होता है, क्योंकि उसकी जो डीपीडी क्या है? वह 0 है। जैसे जैसे इसमें विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे, इसकी जो विसरण दाब न्यूनता है उसमें क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। थोड़ा बहुत विसरण विलेय पदार्थ मिलाया तो विसरण दाब जो न्यूनता है या विसरण दाब में जो कमी हो रही है वो तो क्या होगी? बढ़ेगी ना, क्योंकि विसरण दाब क्या हो रहा है? घट रहा है। विसरण दाब घट रहा है तो उसे तो क्या बोल रहे हैं हम? विसरण दाब न्यूनता। और जैसे जैसे विसरण दाब घट रहा है, विसरण दाब न्यूनता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो डीपीडी यहाँ पे कितनी भी आ सकती है? वो किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ से पता लग गया होगा आपको विसरण दाब न्यूनता क्या होती है। अब जो ये विसरण दाब न्यूनता होती है, इसको कौन सी इकाई में मापा जाता है? इसको मापा जाता है एटीएम या बार यूनिट में। इसमें एटीएम या बार यूनिट में मापा जाता है। अब एक पॉइंट और देखना, जो विसरण दाब न्यूनता होती है इसी के द्वारा ही क्या विसरण दाब न्यूनता एक प्रकार का वह दाब है जिसके द्वारा कोशिका में जल प्रवेश करता है या कोशिका जल का अवशोषण करती है। क्योंकि अगर कोशिका के अंदर विसरण दाब न्यूनता डीपीडी अगर ज्यादा है, डीपीडी का मान अगर मान लिया जाए किसी कोशिका के अंदर ज्यादा है, और डीपीडी का मान ज्यादा मान होने का मतलब क्या है? इस कोशिका में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है या जो जल के अणु है या जो विलायक पदार्थ है वह क्या है? इसमें कम है, मतलब जल की कमी है। तो ये कोशिका क्या करेगी? पास की कोशिकाओं से या बाह्य वातावरण से जल को अवशोषित करेगी, और जल को अवशोषित करने के कारण डीपीटी को क्या कहा जाता है? चूषण दाब या सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सक्शन प्रेशर या चूषण दाब। क्योंकि कोशिका में डीपीडी, जिस कोशिका में डीपीडी की मात्रा ज्यादा होगी उस कोशिका में क्या होगी? जल की कमी होगी, और वो कोशिका पास की कोशिकाओं से जल को ग्रहण करने का कार्य करती है। इसी कारण डीपीडी को चूषण दाब या सक्शन प्रेशर भी कहा जाता है। और वाटर का जो मूवमेंट होता है, वाटर का या जल की जो गति होती है वह हमेशा ही किस ओर होगी? वह हमेशा ही लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होगी। लो डीपीडी का मतलब क्या होता है? विसरण दाब न्यूनता में क्या है? कमी बहुत कम है, मतलब वाटर क्या है? ज्यादा है। मतलब हमने देखा था कि शुद्ध विलायक का जो डिफ्यूजन प्रेशर मतलब डीपीडी होती है वह कितनी होती है? 0 होती है। और जैसे जैसे इसमें विलेय पदार्थ मिलते जाते हैं इसका मान पॉजिटिव में बढ़ता जाता है। तो जो डीपीडी का मान सबसे कम कहाँ पर है? शुद्ध विलायक के अंदर है। तो शुद्ध विलायक के अंदर डीपीडी का मान कम है, और शुद्ध विलायक को क्या कहा जाता है किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर? वाटर। तो वाटर क्या है? यहाँ पर सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे इस वाटर में विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे इसमें का जो डीपीडी है उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। मतलब विलियन का मान, विलियन में क्या होगी? डीपीडी हाई होगी।
तो जो जल की गति होगी वह किस ओर होगी, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर, क्योंकि यहाँ पर वाटर क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर वाटर मीडियम में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वह लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होता है। अगर हम इस डीपीडी को रिप्रेजेंट करना चाहे किसी भी फॉर्मूले से, या किसी भी जो बंद ऑस्मोटिक सिस्टम या बंद प्रासरणी जो तंत्र होता है या बंद जो कोशिका होती है, उसमें डीपीडी को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर बंद ऑस्मोटिक सिस्टम की बात करें तो डीपीडी को हम इस प्रकार, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर या जो प्रासरणी विभव होता है उसका मतलब तो आप जानते ही हो, प्रासरणी विभव का मतलब कोशिका में क्या है, विलेय पदार्थों की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो कोशिका क्या करेगी, वाटर को अवशोषित करने का कार्य करेगी। मतलब अगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो प्रासरणी विभव है उसका मान अगर कोशिका के अंदर ज्यादा है तो समझ जाना कि कोशिका में जो विलेय पदार्थ है उनकी मात्रा ज्यादा है, तो उस कोशिका में क्या है, जल की कमी है, तो वो कोशिका वाटर को अवशोषित करने का कार्य करेगी। अगर ओपी का मान क्या है, 0 है, तो वह कोशिका में कोई जल की मांग नहीं है। मतलब कोशिका में क्या है, विलेय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में है, विलायक जो वाटर होता है वह काफी ज्यादा मात्रा में है। और टर्गर प्रेशर का मतलब तो क्या होता है, टर्गर प्रेशर अगर ज्यादा है तो मतलब कोशिका क्या है, फूली हुई है। अगर टर्गर प्रेशर का मान कम है तो कोशिका क्या है, थोड़ी बहुत संकुचित अवस्था में है। इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसी कोशिका की बात करें जो कि थोड़ी बहुत संकुचित अवस्था में है और उसमें क्या है, जल की कमी है, तो उसमें इन दोनों में से क्या ज्यादा होना चाहिए, इनमें से एक तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो उस कोशिका में ज्यादा होना चाहिए और जो टर्गर प्रेशर है वह कम होना चाहिए। और जो डीपीडी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि नेगेटिव तो पहले से ही कम हो गया, क्योंकि टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है वह कम होगी क्योंकि कोशिका क्या है, थोड़ी बहुत संकुचित है। और जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है कोशिका के अंदर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वह किसकी आएगी, डीपीडी इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब कोशिका में क्या है, जल की मांग है। और जल कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से पॉजिटिव की ओर जाता है, मतलब लो डीपीडी से यहाँ पर डीपीडी क्या है, हाई है, तो जल यहाँ से यहाँ तक की ओर प्रवेश करेगा। मतलब ये जो कोशिका होगी इसमें डीपीडी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वह कोशिका पास की कोशिकाओं से या बाह्य एनवायरनमेंट से वाटर को अवशोषित करने का कार्य करती है। अगर मान लिया जाए कोशिका फूली हुई है, अगर कोशिका फूली हुई है तो फूली हुई का मतलब क्या होता है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह क्या है, 0 होगा, क्योंकि कोशिका को कोई वाटर ग्रहण नहीं करना। और जो टर्गर प्रेशर की जो वैल्यू है वह क्या होगी, ज्यादा होगी, परंतु जैसे ही टर्गर प्रेशर बढ़ता है वाल प्रेशर के द्वारा उसको बैलेंस कर दिया जाता है। तो जो टर्गर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है किसी भी एक पूर्ण स्थित कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। तो यहाँ पर जो टर्गर प्रेशर होगा उसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो डीपीडी होगा और क्या होगा, 0 होगा, और उस पूर्ण स्थित कोशिका में कोई जल की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, क्योंकि जो टर्गर प्रेशर होता है किसी भी पूर्ण स्थित कोशिका के अंदर वह वॉल प्रेशर के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था डीपीडी के बारे में थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल या जल विभव। अब जो जल विभव होता क्या है, तो जल विभव से पहले हम समझेंगे रासायनिक विभव या केमिकल
पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव। तो जो रासायनिक विभव होता है वह किसी पदार्थ की कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, या किसी पदार्थ की कार्य करने की क्षमता का क्या है, कार्य करने की क्षमता का द्योतक है या कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। रासायनिक विभव किसे कहेंगे? रासायनिक विभव वह विभव होता है जो किसी पदार्थ की कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है तथा उस पदार्थ की मोलर सांद्रता तथा उसके अणुओं की या उसके मोल्स की ऊर्जा पर निर्भर करता है, तथा उस पदार्थ की मोलर सांद्रता तथा उस पदार्थ के अणुओं की ऊर्जा पर क्या करता है, निर्भर करता है। मतलब उस पदार्थ की जो मोलर सांद्रता है और उनकी अणुओं की ऊर्जा अगर ज्यादा है तो उस पदार्थ की जो कार्य क्षमता होगी या कार्य करने की जो क्षमता होगी वह क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस पदार्थ का रासायनिक विभव क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो ये रासायनिक विभव होता है इसको अर्ग प्रति घन सेंटीमीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? अर्ग प्रति घन सेंटीमीटर के रूप में, या इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। जो वाटर का जो रासायनिक पोटेंशियल होता है, अगर हम वाटर के रासायनिक पोटेंशियल की बात करें तो वाटर का जो केमिकल पोटेंशियल होता है वह कितना होता है, वो होता है 0 होता है। परंतु जैसे जैसे अगर इस वाटर में हम विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे तो विलेय पदार्थ मिलाने के फलस्वरूप क्या बनाएगा, विलयन का निर्माण होगा। तो इस विलयन में जो विलायक के मोल्स होंगे या जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अगर केमिकल पोटेंशियल की हम बात करें, केमिकल पोटेंशियल किनके, अगर इसमें विलय मिला दें तो क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा। तो अगर इसके केमिकल पोटेंशियल की बात करें, विलयन में वाटर मॉलिक्यूल्स के केमिकल पोटेंशियल की अगर बात करें तो उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब केमिकल पोटेंशियल की जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक निश्चित ताप व दाब पर वाटर तथा, या फिर हम बोल सकते हैं एक निश्चित ताप व दाब पर शुद्ध विलायक तथा उस विलायक के विलयन में जो जल के अणुओं की जो ऊर्जा होती है या जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है उसमें अंतर को ही क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। क्योंकि जो शुद्ध जल होगा उसमें जल के अणुओं की जो ऊर्जा होगी वह सबसे ज्यादा होगी। इसी कारण इसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसको हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। परंतु जैसे जैसे इस वाटर में हम विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे तो विलयन का निर्माण होगा और इस विलयन में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है वह कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ मात्रा उनकी विलेय पदार्थ को घोलने में काम आ जाएगी। तो जो केमिकल रासायनिक विभव होगा उसमें क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। और दोनों का ही ये अंतर होगा, एक तो शुद्ध वाटर का और शुद्ध वाटर में जो विलेय पदार्थ मतलब विलयन का निर्माण हो चुका है उसमें वाटर का जो रासायनिक विभव होगा उसमें अंतर को ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है या वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। दोनों के रासायनिक विभव में अंतर को ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। और जल विभव को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है,
सॉरी रासायनिक विभव को किसके रूप में प्रदर्शित किया जाता है? आर्ग्यू प्रति घन सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जैसे जैसे इस वाटर में हम विलेय पदार्थ मिलाते जाएंगे, इसका जो केमिकल जो पोटेंशियल था या रासायनिक विभव है वह ऋणात्मक रूप से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। पहले अधिक ऋणात्मक होगा, मतलब पहले कम ऋणात्मक होगा, फिर अधिक ऋणात्मक होगा। जैसे पहले -1, फिर -2, -3, -4, -5। तो कम ऋणात्मक कौन है? -1 है। अधिक ऋणात्मक क्या कौन है? -5 है। मतलब ऋणात्मक रूप से ये बढ़ता ही जाता है, जो dPd के बराबर होता है, परंतु ये उसकी नेगेटिव वैल्यू को प्रदर्शित करता है। dPd भी कैसे बढ़ रही थी? कैसे बढ़ रही थी dPd है? जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, शुद्ध विलायक में क्या मिलाया जाता है? विलेय पदार्थ मिलाया जाता है। तो जो शुद्ध विलायक का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट होता है। अगर डिफ्यूजन प्रेशर हाईएस्ट था तो उसकी जो dPd है वो कितनी थी? 0 थी। परंतु जैसे जैसे इस शुद्ध विलायक में हमने क्या मिलाया? विलेय पदार्थ मिलाया, इसकी जो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होने लगा? कम होने लगा। और डिफ्यूजन प्रेशर कम होने के कारण जो इसकी जो dPd है वो किस रूप में बढ़ रही थी? पॉजिटिव रूप में बढ़ रही थी, क्योंकि विसरण दाब में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। मतलब जो विसरण दाब जो न्यूनता थी उसमें क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। इसी कारण यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आ रहा था। परंतु यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी है या वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मुक्त ऊर्जा है उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। पहले फ्री ऊर्जा कितनी थी? उसको 0 मान लिया हमने, तो फ्री ऊर्जा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो किसमें जाएगी? वह नेगेटिव में जाएगी। तो जो dPd की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही वाटर मॉलिक्यूल या जो वाटर पोटेंशियल होता है उसकी नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जितना dPd पॉजिटिव में आएगा, अगर किसी सेल की अगर हम dPd निकालें तो अगर वह पॉजिटिव में आ रही है, अगर वह पॉजिटिव मान लिया जाए 20 है, तो अगर वाटर पोटेंशियल की हम बात करें तो जो वाटर पोटेंशियल होगा वह कितना होगा? -20 होगा। मतलब दोनों की वैल्यू ही समान होगी, केवल यहाँ पर क्या आ जाएगा? चिन्ह का अंतर आ जाएगा। तो ये था वाटर पोटेंशियल। मतलब हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dPd - वाटर पोटेंशियल। इसका मतलब वॉल प्रेशर नहीं है, क्या है? वाटर पोटेंशियल या जल विभव। मतलब dPd क्या है? जल विभव के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। अब जो वाटर पोटेंशियल होता है ग्रीक भाषा के 21वें अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्रीक भाषा के 21वें अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ग्रीक भाषा का जो 21वां जो अल्फाबेट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साई। तो साई से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और वाटर जो पोटेंशियल होता है इसको किसके रूप में मापा जाता है? इसको मापा जाता है बार इकाई के रूप में मापा जाता है। जबकि जो रासायनिक विभव था या केमिकल पोटेंशियल था उसको आर्ग्यू प्रति घन सेंटीमीटर के रूप में मापा जाता है। अब जो वाटर पोटेंशियल होता है ये किन किन घटकों के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब अगर किसी भी कोशिका में अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें तो कौन कौन से घटक है जो इसको प्रभावित करते हैं या उनके ऊपर डिपेंड करता है? तो वे 3 घटकों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो तीनों ही घटक कौन कौन से हैं? एक तो है मैट्रिक्स पोटेंशियल, दूसरा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और जो थर्ड फैक्टर है वह है प्रेशर पोटेंशियल।
प्रेशर पोटेंशियल, या इसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइन पी से, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइन ए से, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइन एम से। तो जो वाटर पोटेंशियल या जो जल विभव होता है उसको ग्रीक भाषा के किसमें अल्फाबेट साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस साई का जो मान होता है किसी भी कोशिका के अंदर वह इन 3 फैक्टर्स के ऊपर या 3 घटकों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो कोशिका के अंदर का मैट्रिक्स पोटेंशियल, या उसका, इसको हिंदी में बोला जाता है मैट्रिक्स विभव, और उसके बाद सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब विलेय या परासरणिक विभव, और उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल मतलब दाब विभव या ये टर्गर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले बात करते हैं हम मैट्रिक्स पोटेंशियल की। तो जो मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, तो जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, एक तो कुछ मात्रा में इसमें कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनको क्या कहा जाता है, कोलाइडी कण होते हैं, और कुछ मात्रा में कोशिका भित्ति मतलब कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अवशोषण किया जाता है, और जो कोलाइडी कणों के द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अवशोषण किया जाता है, तो उसके फलस्वरूप जो दाब उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स पोटेंशियल कहा जाता है, और इसको साई एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। परंतु जो मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है इसका कोशिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण जो मैट्रिक्स पोटेंशियल है इसकी वैल्यू को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति वाटर को ग्रहण करेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है कोशिका की स्थिति पर या उसकी जो संकोचनशीलता है उस पर। उसके अगर कोलाइडी कण वाटर को ग्रहण कर रहे हैं तो तब भी कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। इसी कारण इसकी वैल्यू को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वह है सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब विलेय विभव या परासरणी विभव। तो विलेय विभव या परासरणी विभव का मतलब क्या होता है, किसी कोशिका के अंदर अगर परासरणी सांद्रता ज्यादा है तो वह कोशिका बाहर से जल को अवशोषित करने का कार्य करेगी, जिसके कारण उस कोशिका का जो परासरणी विभव है वह क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो अगर परासरणी जो विभव वैल्यू है, अगर परासरणी विभव किसी कोशिका का ज्यादा है तो कोशिका बाहर से क्या करेगी, वाटर को ग्रहण करने का कार्य करेगी, जिसके फलस्वरूप उसमें क्या होगा, परासरणी विभव में क्या होगा, अंतर उत्पन्न होगा, या परासरणी विभव की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। या किसी कोशिका का अगर परासरणी विभव ज्यादा है तो बाहर एनवायरनमेंट में वाटर को रिलीज करेगी या एक्सो ऑस्मोसिस होगा, तो वहाँ पर ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है उसकी मात्रा वहाँ पर बढ़ने लग जाएगी। तो ये एक प्रभावित करने वाला फैक्टर है। इसी प्रकार जो थर्ड फैक्टर है वह है प्रेशर पोटेंशियल या दाब विभव। तो किसी भी कोशिका के अंदर जैसे जैसे जल प्रवेश करता है, मतलब कोशिका की अगर परासरणी सांद्रता मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है या उसका जो परासरणी विभव है वह ज्यादा है, तो कोशिका बाहर से क्या करेगी, जल को ग्रहण करेगी। जैसे जैसे वो बाहर से जल को ग्रहण करेगी तो उसके अंदर एंडो ऑस्मोसिस होता चला जाएगा, जिसके कारण जो जल होगा वह उसकी रिक्तिका पर दबाव डालेगा। रिक्तिका किस पर डालेगी, कोशिका झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर डालेगी, जिसके कारण जो कोशिका होती है वह तन जाती है, कोशिका काफी स्फीत अवस्था में आ जाती है। मतलब यह एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है जो कोशिका में बाहर की ओर लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल या जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसे पॉजिटिव पोटेंशियल कहा जाता है। जबकि जो सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होता है इसे नेगेटिव पोटेंशियल कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कोशिका क्या करेगी, जल को ग्रहण करने का कार्य करेगी, मतलब कोशिका के अंदर क्या आएगा, जल आएगा। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल कहा जाता है, या इसकी जो वैल्यू होती है वह नेगेटिव होती है। इनको दोबारा से देखते हैं हम। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है, मैट्रिक्स पोटेंशियल क्या होता है, तो जो कोशिका होती है
उसकी कोशिका भित्ति तथा कोशिका के कोलाइडी कणों के द्वारा जल का अवशोषण जिस बल के द्वारा किया जाता है या जल को अवशोषित जिस बल के द्वारा किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स पोटेंशियल कहते हैं। और जो मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है इसका कोशिका में नगण्य योगदान होता है या इसको नगण्य माना जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर इसका कोई महत्व नहीं है। मतलब जो अंतः शोषण होता है, अंतः शोषण हमने पढ़ा, इसका कोशिका के अंदर कोई महत्व नहीं है क्योंकि वह लिविंग सेल्स में कार्य नहीं करता। लिविंग सेल्स में तो क्या करता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या जो विसरण दाब होता है ये कार्य करते हैं, जबकि जो इम्बाइबिशन होता है वह लिविंग सेल्स के अंदर इनका कोई रोल नहीं है। वह तो किन में करता है, जो डेड सेल्स होती है या जो लकड़ी के लट्टे होते हैं या जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर ही रोल प्ले करते हैं। परंतु यहाँ तो हमारे पास क्या है, लिविंग सेल्स हैं। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल का जो जीवित कोशिका में जो रोल होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है क्योंकि इसका कोशिका के अंदर कोई महत्व नहीं है। इसी कारण इसकी वैल्यू को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। तो सारी एम को तो हमें यहाँ से क्या कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। इसके बाद बचा है हमारे पास सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मतलब विलेय या प्रासरणीय विभव, जिसको साइएस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, कोशिका के अंदर जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा होती है उसमें होने वाली कमी ही क्या कहलाती है, सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाती है। या इसको हम प्रासरण विभव मतलब प्रासरण भी बोल सकते हैं, मतलब प्रासरण दाब क्या बोल सकते हैं, प्रासरण दाब। जो प्रासरण दाब होता है उसको अगर वाटर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला जाता है। तो प्रासरण दाब की वैल्यू जितनी होगी, मतलब प्रासरण दाब अगर पॉजिटिव में है तो जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा वो किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। क्योंकि अभी हमने डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट की बात की, जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट पॉजिटिव में जाता है उसी प्रकार जो वाटर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती रहती है। और यहाँ पर हम प्रासरण दाब को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो प्रासरण दाब होता है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू इसी के बराबर होगी, परंतु वह नेगेटिव में होगी। और इसका डेफिनेशन या इसको किस प्रकार समझ सकते हैं, कोशिका के अंदर जो विलेय पदार्थ है उन विलेय पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है उनमें होने वाले कमी ही क्या कहलाती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहलाती है। जैसे जल विभव में देखा हमने, जल में जैसे जैसे विलेय पदार्थ मिलाए जाते हैं तो जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, कोशिका के अंदर जैसे जैसे विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, मतलब उसका जो प्रासरण दाब है वह बढ़ता चला जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, फ्री एनर्जी या मुक्त ऊर्जा कम होने लग जाएगी। और कम होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। कम हो रही है तो कम हो रही है तो मतलब मान किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी कम हो रही है तो उस केस में प्रासरण दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रासरण दाब किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो ये आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो सोल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वह नेगेटिव में होता है अगर प्रासरण दाब के केस में बात करें, या जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के केस में बात करें तो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। उसी प्रकार अगला जो घटक है वह है प्रेशर पोटेंशियल। तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है यह एक पॉजिटिवली प्रेशर होता है जो कि कोशिका में वाटर के प्रवेश करने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे जैसे कोशिका के अंदर क्या करेगा, वाटर प्रवेश करेगा, वैसे वैसे कोशिका क्या हो जाएगी, स्थिर अवस्था में आ जाएगी और कोशिका की वैक्यूल्स के द्वारा प्रोटोप्लाज्म पर दबाव डाला जाएगा। इसके कारण कोशिका झिल्ली तन जाएगी, तो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। तो ये बाहर की ओर क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है या बाहर की ओर दबाव डाल रही है। इस प्रकार के जो दबाव होता है, मतलब जो प्रेशर डाल रही है, इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिवली प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है।
जो कि टर्गर प्रेशर के बराबर ही होता है। तो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? टर्गर प्रेशर के बराबर होती है। तो अगर वाटर पोटेंशियल को हम फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे? इसका जो फॉर्मूला होता है वाटर पोटेंशियल का वह क्या होता है? साई डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल या WP या साई भी निकले तो काम चल जाएगा। तो एक तो साई M प्लस साई S प्लस साई P। परंतु हमने देखा अभी जो मैट्रिक्स पोटेंशियल होता है या मैट्रिक्स विभव होता है इसका कोशिका में नगण्य योगदान होता है, मतलब इसका कोशिका में कोई महत्व नहीं है, इसको यहाँ से कैंसिल कर दिया जाता है। तो साई इज इक्वल टू साई S प्लस साई P, और साई S का मान किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, और इसका मान किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इस प्रकार हम किसी भी कोशिका का वाटर पोटेंशियल या जल विभव निकाल सकते हैं, और जो जल विभव होगा उसके द्वारा ही कोशिका में जल का प्रवेश होता है, मतलब जो जल विभव होता है। अगर किसी कोशिका का जो जल विभव होता है, जल विभव यहाँ पर क्या है? कम है, और यहाँ पर कोशिका का जल विभव क्या है? ज्यादा है। जैसे एक कोशिका ये रही, दूसरी कोशिका ये रही, इस कोशिका का जल विभव क्या है? कम है। जल विभव कम का मतलब क्या हुआ? जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है वह क्या है? यहाँ पर कम है, और यहाँ पर जल विभव ज्यादा है, मतलब जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा क्या है? वह ज्यादा है। तो जल कहाँ से कहाँ की ओर गमन करता है? जहाँ पर जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा ज्यादा होती है, तो जल इस कोशिका से इस कोशिका में आ जाएगा। कोशिका में जो जल विभव होता है वह एक महत्वपूर्ण बल है। जो कोशिकाओं में या जो ऊतक होते हैं उनमें जल की स्थिति को निर्धारित करने वाला बल होता है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे अगर किसी कोशिका के अंदर जल विभव अधिक है, मतलब साई का मान अगर इस A वाली कोशिका में ज्यादा है, अगर किसी कोशिका में जल विभव का मान ज्यादा है, मतलब जल विभव का मान ज्यादा है, मतलब क्या होगा? यह कम ऋणात्मक है या 0 के बराबर है, तो उस कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवेश होगा, जिसमें क्या होगा? जल विभव की मात्रा कम होगी, मतलब जल विभव का मान क्या होगा? अधिक ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ पर जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है वह कम होगी, और यहाँ पर जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है वह क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जल के अणु किससे किस ओर की ओर मूव करेंगे? यहाँ पर जल विभव ज्यादा होगा, मतलब कम ऋणात्मक होगा, तो वहां से जल के अणु निम्न जल विभव क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। इसी प्रकार अगर इस कोशिका में किसी अनादर कोशिका की तुलना में ज्यादा जल विभव है, तो यह कोशिका उसको जल देने का कार्य करती है। तो कोशिकाओं में या ऊतकों में जो जल की स्थिति का जो निर्धारण होता है वह वाटर पोटेंशियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो वाटर पोटेंशियल को ही हम अगर चिन्ह बदल दे इसका, तो इसको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या विसरण दाब न्यूनता भी कहा जाता है। केवल यहाँ पर जो चिन्ह है उनका अंतर है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट में और वाटर पोटेंशियल के अंदर। तो आज हमने एक तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट या विसरण दाब न्यूनता को डिस्कस किया, और साथ ही वाटर पोटेंशियल को भी या जल विभव को भी डिस्कस किया, और उसको हमने रासायनिक विभव के आधार पर, मतलब किसी भी पदार्थ के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के आधार पर हमने उसको समझा। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर्स के दौरान हम प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।